अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी। महंगाई, पेट्रोल की कीमत, गुर्बत और आबादी में मुसलसल इजाफा, हुकूमत कहाँ है, क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम जो माहिर हैं मुआशी उमूर के, और राना एहसान अफजल जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। उनसे पूछेंगे कि तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं लेकिन कम नहीं की जाती। जितनी तेज़ी से दुनिया में कम होती हैं लेकिन जितनी तेज़ी से बढ़ती हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाई जाती हैं, जिससे महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, गुर्बत भी बढ़ रही है और आबादी में इजाफे पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। और आज का हमारा हॉट इशू होगा गुड गवर्नेंस, सियासी जमातों की क्या जिम्मेदारी है और गवर्नेंस कैसे बेहतर हो। हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब जो रहनुमा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। उनसे पूछेंगे कि हुकूमत में रहते हुए हुकूमत के बारे में शिकायत करना कैसा लगता है उनको। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा चोरी का कपड़ा तो लाठियाँ दे गस, एक पंजाबी का मुहावरा है और इसका मतलब ये है कि बुरी मनसूबाबंदी और अवामी पैसे का ज़िया कैसे किया जाता है, ये बताएंगे हम आपको अपने आज के एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने, माहिर हैं मुआशी उमूर के, और राना एहसान अफजल कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ। जो हमारी आज की टॉप स्टोरी है पेट्रोल की कीमत, गुर्बत, महंगाई और आबादी में मुसलसल इजाफा, इसकी बहुत सारी वजूहत है। पाकिस्तान दुनिया में टॉप के ममालिक में है जहाँ आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारी जो GDP ग्रोथ है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। और अब पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उसमें लेवी में जो इजाफा किया गया है, हम देख ये रहे हैं कि हुकूमत GST ख़त्म करके अब लेवी की तरफ आ गई है ताकि सूपों को हिस्सा ना देना पड़े। लेकिन जितना GST तो 18% था, अब लेवी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डबल हो गई है 18% से। ये क्यों ऐसे हुकूमत कर रही है? और आपने एक आज जो ट्वीट किया है उसमें भी आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। आप सादा अल्फाज में हमारे ऑडियंस के लिए ये बताएंगे कि हुकूमत क्या कर रही है ये तेल की कीमतों के ज़रिए? जी, हुकूमत क्या कर रही है इसकी तो जवाब हुकूमत है। मैं ये आपके सामने रख सकता हूँ कि हमारा जो खाम तेल है वो तकरीबन 56% जो है वो UAE से आता है और लगभग 34-35% जो है वो सऊदी से आता है और बकिया थोड़ी अमाउंट से डिफरेंट ममालिक से आती। जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, जो पेट्रोल फॉर इंस्टेंस है, वो भी तकरीबन 52% जो है वो UAE से आता है और वहां पे कुवैत पेट्रोलियम रोल प्ले करती है कि 17-18% जो है रिफाइंड प्रोडक्ट जो है वो वहां से कुवैत से आता है। अब ये सब कुछ गुजरता जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है, जाहिर बात। और तकरीबन 3 से 5 दिन लगते हैं जो वहां से कुवैत से, सऊदी अरब से या UAE से तेल निकले, शिप पे आए और वो पाकिस्तान पहुंचे। अब देखा ये गया है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत जो है वो गिर जाती है और बड़ी तेजी से गिरती है, तो हमें ये बताया जाता है कि 21 दिन का साइकिल है, तेल पे महंगा खरीदा हुआ रखा है, एवरेजिंग होगी और वो प्लाट्स की कोई एवरेजिंग है और वो 21 दिन के बाद उसका नतीजा सामने आएगा। लेकिन जैसे यही ही डॉक्टर साहब मेरा सवाल था जब आपने कहा कि हुकूमत बताएगी। आप बताएं हुकूमत ये कर क्या रही है आवाम के साथ, ये बताएं ज़रा। देखिए, हुकूमत यही कर रही है कि आलमी मंडी में जब बहुत तेजी से कीमत गिरती है तो फिर हमें बताया जाता है कि 21 दिन लगेंगे। जब जब आलमी मंडी में चाहे कुवैत, सऊदी अरब या UAE में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो फिर तो 21 मिनट भी नहीं लगते। तो एक तरफ तो इंक्रीज इन प्राइस जो है वो 21 मिनट में पाकिस्तान पहुंच जाती है और जो डिक्रीज होती है उसको फिर कहा जाता है कि वो ये 21 क्यों हो दिन। रहा है ये, और देखिए, किसको फायदा हो रहा है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक तो हुकूमत के ऊपर दबाव नहीं, बहुत मैं है। आपसे बेहतर जानता होता तो मैं खुद ही ये बात कर लेता। आप मेहमान हैं हमारे मुअज़्ज़ज़, आपको इसीलिए बुलाया है कि आप समझाएं हमें कि ये क्या हो रहा है। मुझे नहीं वाकई समझ आ रही। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत बड़ा सख्त दबाव में है। दबाव एक तरफ 24 करोड़ पाकिस्तानियों को आता है और दूसरी तरफ जो है वो कोई आधा दर्जन तेल की कंपनीज हैं, उनकी तरफ से आता है। अब हुकूमत ने फैसला करना होता है कि किसका दबाव बर्दाश्त के काबिल है और किसका दबाव बर्दाश्त से बाहर। देखिए, एक इशारिया जो सामने नजर आता है वो ये है कि आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल को देख लें। उसने जो डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है पिछले साल का वो 15 अरब रुपए का है और इस साल का जो डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है पिछले 9 महीने का वो 38 अरब का है, 38 बिलियन। तो आप सोचिए कि तकरीबन 100% से ज्यादा का इजाफा इधर आपको नजर आता है। आपने जो, ये- सॉरी टू तो इंटरप्ट यू, आपने जो आध दर्जन कंपनियों की जिक्र किया है,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मुंतखब हुकूमत जो अपने आप को कहती है कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई हूँ, अगर उसके दिल में अवाम का दर्द नहीं है और प्रेशर जिसको आप कह रहे हैं, और इन 6 कंपनियों का दर्द है जिसमें से एक की शायद अभी पिछले दिनों एक यूरोपियन रिजॉर्ट पे मीटिंग हुई है, एनुअल बोर्ड मीटिंग, जिसमें करोड़ों अरब रुपया लग गया होगा, तो अगर इतनी आलीशान इनके मुनाफे हैं और तो इसी तरह अवाम को निचोड़ के निकल रहे हैं, तो हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, या महसूस नहीं हो रहा? देखिए, अभी सिर्फ पीएसओ की कहानी आपके सामने रखी थी। अटक पेट्रोलियम 7 अरब से 14 अरब पे चला गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी जो पिछले साल 2 अरब रुपया उसने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, वो इस साल 10 अरब पे चली गई है। और नेशनल रिफाइनरी जो पिछले साल नुकसान कर रही थी, उसने 7 अरब का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। तो अब सोचिए कि तकरीबन ठीक 20-22 अरब का जो इनका कलेक्टिव प्रॉफिट था पिछले साल, वो इस साल कोई 80-85 3 अरब के पे आपने चला। बताया। एक इशारिया नजर ये आता है कि इस वक्त जो दबाव है, वो आधा दर्जन जो तेल की कंपनीज हैं उनका दबाव भारी है 24 करोड़ अवाम के सामने। फिर एक और दबाव भी है जो ठीक है। सियासतदानों के अंदर से सामने आता है। देखिए, 1,88,000 रुपए की एमएनए की सैलरी थी, उनके ऊपर महंगाई का यकीनी बात है बहुत बड़ा बोझ है। अब उनकी सैलरी जो है वो 5,19,000 रुपए कर दी गई है। 3-4 साल पहले मैं देख रहा था कि सेनेट को चलाने का जो बजट है वो 5 अरब का था, इस साल 10 अरब उनको मुख्तस किया गया है। 3-4 साल पहले नेशनल असेंबली का जो बजट था वो 8 अरब रुपए का था, इस साल आप बजट खोल के देखिए तो 17 अरब रुपया उनको एलोकेट किया गया है। तो बहुत सारे बोझ हैं जिनका शायद आपको एहसास नहीं है अपना आपका। मुझे क्यों नहीं एहसास? ये हुकूमत के ऊपर बोझ हैं और हुकूमत को कुछ जरा हौला हाथ रखो न। अच्छा 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 अच्छा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं हाथ हौला रख लेता हूँ। आप बता रहे हैं अभी 3 कंपनीज का आपने 20 अरब रुपया इस साल बचत हुई है, जो घाटे में जा रही थी ऑयल कंपनीज, वो प्रॉफिट में जा रही हैं। अवाम को निचोड़ा जा रहा है, उनका तेल निकाला जा रहा है जैसे कोयलों में निकाला जाता था तेल। राणा साहब ये बताइएगा, ये 20 अरब रुपया तो वो उंगलियों पर गिन रहे हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, कि 3 कंपनियों को फ़ायदा हुआ है इस साल में, ऑयल कंपनीज को। तो ठीक है, अगर 20 की बजाय 10 हो जाता और 10 अवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाता, क्या अवाम का आप पे कोई हक नहीं, आप लोगों पे जो आपको मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं और आप हुकूमत आपकी बनी हुई है इस वक्त, क्या उस अवाम का आप पे या इस प्रॉफिट पे कोई हक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अफसार साहब। सबसे पहले तो जो ये पेट्रोलियम लेवी इकट्ठा किया जाता है, ये अवाम के लिए ही जो है स्पेंड किया जाता है। जो बजट हुकूमत देती है उसी पे लगता है, और उस बजट के अंदर जितने भी आपके वफाक के मामलात हैं, उसमें डेट सर्विसिंग है, आपकी डिफेंस है, आपकी पेंशन है, करंट एक्सपेंडिचर है, पूरे बजट को हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पेट्रोलियम लेवी जो है ये कोई जेबों में लेके सियासतदान घर आ जाता है। नंबर 1, ये भी मुल्क को चलाने के लिए जरूरी है। और जब हमारी टैक्स टू जीडीपी जो है वो बेहतर हो जाएगी, जिसके लिए हुकूमत बड़ी काविश कर रही है, उसमें 2% इजाफा हुआ है, लेकिन इस टेन्योर के एंड पे 13.5% पे हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है कि 2029 तक टैक्स टू जीडीपी की शरह जाएगी। तो डेफिनेटली फिर आप जो है ये पेट्रोलियम लेवीज और इन चीजों को आप कम कर सकते हैं, लेकिन तब तक हमें ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ इन्हिसार करना होगा। नंबर 1। देखिए, दूसरी बात ये कि अगर इस बात पे मैं आपका ये मैं इम्प्रेस हूँ आपसे कि आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस को जस्टिफाई किया है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये आपने कहा लेवी इकट्ठी तो कौम के फ़ायदे के लिए की जाती है, वो मैं समझता हूँ आपकी बात ठीक होगी, और इस अवाम पे तो जो आपने खर्च करना है वो तो नज़र आ रहा है। और लेकिन ये 80 रुपये पर लीटर, 80 रुपये पर लीटर आप ले रहे हैं लेवी और टैक्सेस के अलावा अवाम से, तो क्या जो बंदा 10 लीटर पेट्रोल डलवाता है हफ्ते में या महीने में, तो वो 800 रुपये तो दे रहा है आपको, तो क्या आप उसको 800 रुपये का फ़ायदा वापस पहुंचा रहे हैं? सड़कों पे टोल टैक्स आप ले रहे हैं, ये पेट्रोलियम लेवी आप ले रहे हैं, लेकिन आज भी ना सफ़र महफूज है, ना सड़कें बनी हुई हैं। आप सिंध में देख लें, पंजाब में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, तो किधर जा रहा है पैसा फिर, ये अगर आप अवामी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं तो?
गुर्बत बढ़ गई है, कुव्वत खरीद देखिए, कम हो पैसा गई तो है, किधर जा रहा है पैसा? देखिए, पैसा तो जो इकट्ठा हो रहा है वो बजट में हर जगह जहां जा रहा है उसको दिखाया जा रहा है कि वो किधर जा रहा है। आपके जो एक्यूमुलेटिव जो डेवलपमेंट बजट है वो भी आपके सामने, वो 3.5 ट्रिलियन के करीब, उससे ऊपर है। तो वो डेवलपमेंट पे जा रहा है, वो सारे सूबों, ये सारा इकट्ठा होके ये आखिरकार पैसा जो है ये ट्रिकल डाउन ही होता है। वो कितना, हमारे पास उतनी रिसोर्सेज शायद ना हो जितनी जरूरत है, लेकिन मुरब्बे भी हो रही है। पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, आपकी मोटरवेज को मेंटेन किया जा रहा है, एनएचएस को मेंटेन किया जा रहा है। अब साथ साथ जो जो देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, एक मैंने क्विक क्वेश्चन है, पहले बताया आपने जी नहीं, देखिए आपने अभी 1700 अरब रुपया सूबों से लेना था। मैं आपसे सिंपल सा लेकिन जरा मुश्किल सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा कि आपने 1700 अरब रुपया सूबों से लेना था, उसमें से कितना आपने लिया, कितना नहीं लिया, ये आप हमें बता दें। तो वो इसीलिए लिया था कि वफाक के पास पैसा कम होता है डिविजिबल पूल में से, और जो मुश्तरका खाता है उसमें से उसके पास पैसा नहीं होता ये हमारी खिदमत करने के लिए, अवाम की और अवाम की भलाई के लिए खर्च करने के लिए। तो अब आपने लेवी बढ़ाई है जो सारी वफाक को जाएगी, तो ये एडिशनल रेवेन्यू है उससे जो बजट में आपने हमें दिखाया है कि ये आमदन है, ये खर्चा है, तो ये किधर जाएगा एडिशनल? इतना सारा डबल आप ले रहे हैं जो आपके एस्टिमेट से बजट में 40 रुपए से 80 रुपए लेवी होगी पर लीटर, ये एडिशनल आ रहा है डिविजिबल पूल में से। तो ये सारा पैसा किधर जाएगा एक्स्ट्रा? जी, देखिए, आपकी डेट सर्विसिंग है, आपकी डिफेंस में एनहांसमेंट हुई है, आपके ग्रांट्स हैं जो कश्मीर और जीबी के हवाले से है। ये पूरे बजट का बैलेंस ही तब हुआ है जब ये चीजें हमने की हैं, तो तभी बैलेंस हुआ है। तो ये सारा बजट के अंदर चीजें शो हो रही हैं कि बजट बैलेंस आपका ये लेवीज इकट्ठी करके, और जो आपने प्रोविंशियल जो एनएफसी के तहत जो प्रोविंशियल शेयर है वो निकाल के, तभी वफाक का बजट बैलेंस हुआ। और ये जो 1200 अरब हमने सूबों से लिए हैं, ये लेके हमने टैक्सेशन के अंदर जो है वो कमी की है, एक्सपोर्टर्स के, सैलरीड क्लास के। तो ये ओवरऑल बजट का हिस्सा है। तो ये कहीं किसी की जेबों में नहीं जा रहा, कोई इसको जो है जराबों में नहीं डाल के छुपा के लेके जा रहा। ये पाकिस्तान का जो बजट पेश किया गया है उसी का हिस्सा है, और उसी के साथ फिर हम प्राइमरी सरप्लस कर रहे हैं। ये वाहिद हुकूमत है जो है वो अपनी आमदन और अखराजात को पॉजिटिवली बैलेंस कर रही है, अगर आप डेट पेमेंट्स को निकाल दें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना फिस्कल डेफिसिट भी कम करें, तो तभी ये मामला आगे बढ़े। देखिए, बात ये है कि अगर उनकी वो प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं और उस साल के अंदर सिर्फ कीमतें बढ़ी थी, तो आप इस क्वार्टर का इंतजार कर लें। इस क्वार्टर के अंदर जो है वो कीमतें गिरी हैं पेट्रोल की, और आई एम श्योर कि उसके इम्पैक्ट से जो इनको इन्वेंट्री पे लॉसेज आएंगे उनके प्रॉफिट्स भी कम होंगे। तो ये देखिए, इसकी बेसिस पे ये कहना कि ठीक है, देखिए, डॉक्टर फारूक साहब ये बताइएगा, मैं आता हूँ राणा साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। आखिरी बात देखिए, हुकूमत ने आपकी सप्लाई मेंटेन करनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई डिस्टर्ब ना हो इस मुल्क के अंदर। अभी भी आप देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी है प्राइसिंग में, इंश्योरेंस कॉस्ट नॉर्मलाइज नहीं हुई, वॉर का प्रीमियम भी है, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो हमने एक पहलू नहीं देखता, हमने सप्लाई चेन को भी मेंटेन करना है, और हमने रिलीफ दिया है आवाम को, मैक्सिमम रिलीफ दिया है जो हम दे सकते थे। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। जो बात तारीफ के काबिल है वो करनी चाहिए कि आप लोगों ने सप्लाई लाइन बहुत अच्छी बहाल रखी है, मुल्क में तेल की किल्लत नहीं हुई जिसका बड़ा खतरा था, इसमें क्रेडिट आपकी हुकूमत को जाता है। लेकिन लोग सवाल बहरहाल करते हैं कि पेट्रोल कंपनियों को इतनी फ़ायदा हुआ है तो हमें क्या मिला? डॉक्टर फारूक साहब ये बताइएगा, एक तो उन्होंने, राणा साहब ने कहा है कि इन्वेंट्री अभी जो आएगी इस क्वार्टर की, उस पर आप देखिएगा प्रॉफिट शायद कम हो। आप बताएं कि वाकई कम होंगे और ये बात ठीक है? दूसरी बात ये बताएं कि अगर ये इनडायरेक्ट जो वेलफेयर पे हमारे पैसा लगा रही है हुकूमत ये कह रही है कि हम आपकी फलाह पे खर्च करते हैं ना लेवी इकट्ठी करके, तो क्या ये बेहतर ना होता कि लेवी कम रखते, लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होता बजाय इनडायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मंसूबे बनाने पे, जो कि ज़ाहिर है करप्शन की नज़र भी बहुत सारे है, उसमें से पैसा हो जाता है लीकेज से। आप क्या कहते हैं, क्या बेहतर तरीका है? लेवी ज़्यादा लेके दोबारा लोगों को देना, या शुरू में ही उनको रिलीफ देना खरीद के लेवल पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2022 से ज़्यादा देर नहीं हुई, कोई 3 या 4 साल पहले 10 रुपए फी लीटर का लेवी था। तो क्या उस वक्त कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी जो अब
80 रुपए पे हमें नजर आने लगेंगी। जो वेलफेयर की बात की जा रही है, ठीक। अगर वो लेवी सब कुछ मुनसर है। 1.7 अरब रुपए की लेवी हुकूमत ने खुद से जो है वो मुख्तस वाह। की है बजट के अंदर। अब आप सोचिए, जो पिछला ठीक। सेंसस है उसमें तकरीबन 3 सवा 3 करोड़ खानदान पाकिस्तान में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर पाकिस्तानी खानदान के ऊपर 55,000 रुपया सालाना की बुनियाद के ऊपर सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में हम जमा करेंगे। अगर पेट्रोलियम लेवी ओ माय कोई गॉड। तो आप सोचिए कि पेट्रोलियम लेवी 1,000 रुपया फी लीटर कर दिया जाए। ये आज मैं किसी ने तजवीज दी थी, मैं पढ़ रहा था कहीं कि वो कह रहे हैं कि आप ऐसे करें कि 1,000 रुपया फी लीटर पेट्रोलियम लेवी कर दें और बाकी सारे टैक्सेस जो है वो खत्म कर दें। तो अगर इतने ये कोई सोने की चिड़िया है, इससे बड़े काम हो सकते हैं, तो फिर यही तजवीज मान लें कि बाकी सब टैक्सेस खत्म कर ठीक दें है। और जो है वो पेट्रोलियम लेवी के ऊपर ठीक। डाल दिया जाए। ठीक। डॉक्टर साहब, एक तो ये बात होगी, दूसरा जो इन्वेंट्री की उन्होंने बात की है, तो क्या वाकई कि पिछले साल कीमतें बढ़ती रही हैं इसलिए इतने प्रॉफिट्स हुए हैं, तो या ये है कि हुकूमत ने रिलीफ बिल्कुल आवाम तक पहुंचने नहीं दिया इसलिए प्रॉफिट इतने ज़्यादा हुए हैं तेल कंपनियों को? देखिए, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है पीएसओ, उसने तो अपनी बैलेंस शीट में खुद से लिखा है कि भाई ये हमारे जो 15 से और 40 के करीब कहीं चले गए, 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है, ये जंग की वजह से हुआ। ये उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो खुद से लिखा है। अच्छा, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है? देखिए, अभी तो जो कीमतें गिरी थी वो $120 पे पीक पे गई थी और कहीं $70 पे चली गई थी, और आजकल वो उसी रेट पे कहीं चल रही, जिसका मतलब ये है कि $50 का अगर फी बैरल कमी आती है तो 116 रुपए फी लीटर कमी बनती है। मुझे याद आता है कि 11 रुपए की कमी हमें पहले की गई थी, और फिर 1 रुपए और 97 पैसे की कमी थी, और फिर 13 रुपए बढ़ा दिया गया, जबकि आलमी मंडी में 116 रुपए लीटर जो है वो कम हुआ था। अब फ्यूचर में क्या होगा कि क्या इन पेट्रोल की कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, भारत ने और बांग्लादेश ने एक डिफरेंट पॉलिसी अपनाई। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने फैसला ये किया कि ये जो इजाफा है आलमी मंडी में, ये ट्रांसफर नहीं किया जाएगा आम आवाम के ऊपर। उन्होंने ये ट्रांसफर कर दिया ठीक। अपनी बड़ी जो पेट्रोलियम की कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो ये तो हुकूमत ने डिसाइड करना है कि आलमी मंडी में जो कुछ हो रहा है उसका सारा का सारा बोझ तो हमारी हुकूमत ने भी तो बगैर अनाउंस किए यही किया तकरीबन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया का, और राना एहसान अफजल साहब हमसे बात करने का वक्त। तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का, जो है गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस, आप इसको जो भी कहना चाहें। इसमें सियासी जमातों की जिम्मेदारी क्या है, उनका किरदार क्या है। हमें ज्वाइन किया है खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने, जो रहनुमा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। इनकी जमात भी कश्मीर में एक पूरी कैंपेन चला रही है इलेक्शन के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में कुछ सीटें हासिल की हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने, तो अब कश्मीर में भी ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन साथ इससे ज़्यादा आम सवाल ये है, खुर्रम हमीद साहब पहले मुझे उसका जवाब दें कि एक पाकिस्तान ने एक दुनिया में नाम कमाया अपनी सफारतकारी के ज़रिए, मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, अमेरिका ईरान के दरमियान जो जंग थी उसमें किरदार अदा करके, और फिर इंडिया के ख़िलाफ़ जो पिछले साल जंग हुई है उसके बाद। लेकिन हम बदकिस्मती से उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे माशी इस्तेहकाम में, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है गुड गवर्नेंस। किसकी जिम्मेदारी है? सियासतदानों की, जुडिशरी की, मीडिया की? अब साहब आप ना साफ बात करते हैं तो साफ बात ही कर लेनी चाहिए हमें भी। बिल्कुल बहुत समरात जो है ना, जब तक अवाम तक नहीं पहुंचते ये सारी चीज के जो आपने कहा, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। इशू ये है कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इंतजामी ढांचा है, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी शामिल है, जिसके अंदर आपकी मिनिस्ट्रीज शामिल हैं, जिसके अंदर आपकी ये तमाम चीजें शामिल हैं, पॉलिटिशियन शामिल है, इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं पॉलिटिशियन हूं ना, मैं इस बात स्टार्ट करता हूं खुद से कि कोई भी जो हुक्मरान पार्टी आती है, एक ट्रायंगल ऑफ करप्शन एग्जिस्ट कर चुका है, और उसकी बुनियाद पर अब अहल, काबिल या वतन दोस्त या पेट्रियट की जरूरत नहीं रही।
ठीक, किसकी जरूरत है? अब नेपोटिज्म काम कर जाता है, अब खुशामद काम करती है, अब जो कार्टेल्स हैं वो काम कर जाते हैं, अब एक ग्रुप्स बने हुए हैं विद इन पार्टीज, नाराजगी माफ, वो काम कर जाते हैं। तो राइट मिनट राइट प्लेस का कॉन्सेप्ट आपके मुल्क में खत्म हो गया और फिर जजा सजा एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कौन कर रहा है सब कुछ? अब ये वो समरात समेट रहे हैं हम, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम हम करते करते हमारे सामने ये कुछ हो गया। और अब हमने इसको करना क्या था? ठीक करना था। कड़वा फल है ये समरात, आप कह रहे हैं तो बहुत कड़वा, मुंह मीठा होता है आपकी बात सुन के, लेकिन तो कड़वा फल हमारे नहीं, समरात दो किस्म के हैं ना, एक कड़वा और थोर लगा हुआ फल भी हमारे है। लिए थोर लगा हुआ है तो हमारे लिए, लेकिन ऊपर एलीट के लिए तो उन एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए जी, ठेकेदारों के लिए, ब्यूरोक्रेसी में उन लोगों के लिए जो इन ठेकेदारों की और पॉलिटिशियन की मुआवनत करते हैं उनके लिए एक ट्रायंगल है। उनकी वाकई जिंदगी बहुत खूबसूरत है। उनको चाहे ब्लू पासपोर्ट दें, चाहे उनको कोई भी पासपोर्ट दें, दे हैव अर्नड सो मच फ्रॉम दिस कंट्री कि वो कहीं कनाडा में 10,000 साल की अगली जिंदगी गुजारेगा, कोई 20,000। वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारा इशू इस वक्त है ये इंतजामी ढांचे का मुनहदिम हो जाना, आप तबाह हो हुकूमत में हैं, आपकी जमात, तो आप क्यों नहीं इसको, आपको पता है अगर कि ये बीमारी है तो उसका इलाज क्यों नहीं करवा रहे? देखें अफसर साहब, आपने एक सवाल किया, मैंने कहा आप साफ साफ बात करते हैं तो मैं भी साफ साफ जवाब आपको दे दूं। थैंक यू। ये है इशू। ठीक। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई उसके अंदर से भी इसी बात पे आई कि हमारा इंतजामी ढांचा कमजोर है। ठीक है। हमारी एक और चीज आ रही है कि हम एक सॉफ्ट स्टेट से हमें एक हार्ड स्टेट बनना है। मैं अक्सर कहता हूं भाई हम तो लूज स्टेट हैं, फ्रॉम अ लूज स्टेट टू अ हार्ड स्टेट का सफर हम कैसे करेंगे? अच्छा, क्या ये चीजें मुमकिन हैं? ठीक हो सकती हैं। आई टेल यू, बहुत ज्यादा मुमकिन है ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत किस चीज की है? नेपोटिज्म खत्म कीजिए, अहल आदमी को आगे लाइए, काबिलियत को फरोग दीजिए। मेरा सवाल है कि आप हुकूमत में हैं, नहीं, हमारे आप लाइन आगे अहल आदमियों को, मैं आपको और बताऊं, काम करने वाले लोगों को। मैं आपको बताऊं, अब देखिए, आपने इंतजामिया की बात की है, इंतजामिया में तो सारी इंतजामिया ही है ना, उसमें सियासतदान तो इंतजामिया नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे जुडिशरी है, एवरीवन। ठीक है, उसमें आप इमरान खान साहब के साथ थे, अगर आप बुरा ना महसूस करें तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो इमरान खान साहब के साथ थे आप, मियाँ वाली आपका हल्का भी है, उनका भी है, वहाँ एक हॉस्पिटल है। अब आप इंतजामी जो उसकी बात करते हैं तो वहाँ एक हॉस्पिटल उन्होंने बनाने का ऐलान किया, अब आप उसका नाम बदल के नई तख्ती लगा के आपकी हुकूमत ये समझती है कि वो बहुत खिदमत कर लेगी। नहीं, देखिए अफसर साहब, चीज़ को फेर दिया जाता है। जो सोशल मीडिया पे चला, वाकई एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल मियांवाली के अंदर मदर एंड चाइल्ड केयर के नाम का उन्होंने स्टार्ट किया बुज़दार की गवर्नमेंट में। ठीक है। 5 साल गुजर गए, एक 3 अरब का प्रोजेक्ट 12 अरब पे पहुंच गया, 5 साल में मुकम्मल नहीं हो सका। वो 5 साल में आपकी इस हुकूमत का कितना टाइम है? नहीं, इसका कोई जीरो टाइम है। अच्छा। क्योंकि देखें ना, परवेज इलाही की गवर्नमेंट आप जब शामिल करेंगे तो सारा टाइम आपको अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2018 से पहले शुरू हो गया? 2018 के बिल्कुल बाद शुरू, 18 में शुरू हुआ। एग्जैक्टली 2018 में शुरू हुआ। अच्छा, हम फिर कहते हैं कि चीजों को हम साफ नहीं रखते। 5 साल में नहीं हुआ, 12-13 अरब रुपए लग गए, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डंप हो गया। और ये जो तख्ती चल रही है ना कि उसका इफ्तिताह हुआ था, कोई इफ्तिताह नहीं हुआ था। बनी गाला, नो, नॉट एट ऑल, ऑन ग्राउंड उसका झूठी तख्ती लगी। ये झूठी तख्ती है ही नहीं। आप और मैं यहाँ बैठ के इफ्तिताह कर दें कोहाट में किसी हॉस्पिटल का, उसने घर में इफ्तिताह किया। द चीज ये नहीं है, चीज असल ये है, हुआ ये कि जब वो हॉस्पिटल बन गया और इनके गले पड़ गया तो मौजूदा गवर्नमेंट को ये क्रेडिट लाजमी, बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बन गई, अब सब सामान आ गया, हर चीज पहुंच गई। और वो था एक खास मकसद के लिए, मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए। करना तो ये चाहिए था कि वो 240 बेड को उसी तरह चलाया जाता। किसी की जात तो नहीं है ना, ये गवर्नमेंट की चीज थी, लोगों को। वो एक इंडस कंपनी थी, उसने लेने से इनकार कर दिया, उसने कहा मैं नहीं लेता हूं, पूरा प्रोजेक्ट डंप हो गया। इस गवर्नमेंट को यह क्रेडिट जाता है कि इन्होंने उसको अपने गले लिया और उसको कहा चलाते। कितना अरसा डंप रहा? ये 5-6 साल डंप रहा। अच्छा, फौरन तैयार हो गया था 1 साल में? नहीं, तैयार तो ये 5 साल बाद जब तैयार हुआ, 5 साल उसके बाद से डंप है। उसके बाद जब इसके अंदर सामान आया, ये डंप हो गया। इंटर्न सेटअप गुजर गया नकवी साहब वाला, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आ गई नून की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम इसको फाल करते हैं। इट वॉज अ गुड डिसीजन। लेकिन फिर कहता हूं, गेम हो गई ब्यूरोक्रेसी की, जो असल इशू आ रहा है। उन्होंने फाल तो किया, लेटर था कि आप, बल्कि लेटर भी बाद में आ रहे, उन्होंने किया ये कि जो हमारा 70 साल पुराना हॉस्पिटल था
वो ये जो मिनिस्ट्री है इनकी, बल्कि मिनिस्टर साहब का कोई रोल नहीं था उसमें, उनकी जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं और एक और एडिशनल सेक्रेटरी हैं, दे केम डाउन और उन्होंने कहा इस पूरे अस्पताल को उठाओ, आपका ये दफ्तर उठाओ और उसके अंदर ले जाओ। यानी पुराने अस्पताल को इस नए मदर एंड चाइल्ड में फिट कर दिया गया। अब जब ये फिट हुआ तो चौक कर गया हॉस्पिटल। 240 बेड का हॉस्पिटल था, स्पेसिफिक पर्पस के लिए था, और इलीगली आप एक हॉस्पिटल को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको इससे मैं आखिरी बात, इन्होंने मर्जर का लेटर निकाला बाद में, शिफ्टिंग के बाद मर्जर करना पंजाब हुकूमत में करना यह चाहिए था कि पुराने अस्पताल को, नए हॉस्पिटल को उस मर्जर के लेटर के मेरा सवाल, चलिए ये आपकी बात है, मेरा सवाल ये है लोगों को क्या फायदा हो रहा है इन तमाम जो चीजें लोगों हैं? को रसवाई। तो फिर लोग क्या करें? फिर लोगों का सियासी निजाम पे, जमहूरियत पे एतबार नहीं रहता, नहीं है, तो फिर लोग कुछ और बात करते हैं तो उस पर भी मसला हो जाता है। फिर सियासी जमातें कहते हैं जी हमें हमारा काम नहीं करने दिया लोग स्ट्रेचर उठा के बाहर आके रोड के ऊपर उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। इशू क्या है जो आपने स्टार्ट में किया? कमजोर इंतजामी ढांचा, बैड गवर्नेंस। रोकड़ी साहब, बात आपकी मैं समझ गया हूं, मुझे समझ ये नहीं आ रही, आप हुकूमत हैं खुद और आप ही शिकायत कर रहे हैं किसको, किसकी? नहीं, मैंने तो आपको स्टार्ट में कहा ना कि मैं आपके प्रोग्राम में फंस गया हूं। मैंने कहा आप करते हैं सीधी सीधी बात, तो मेरे लिए भी यही बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपके ऑडियंस को देखता हूं ना, वो पढ़ता हूं मैं आपके वीलॉग भी सुनता हूं। अब मैं कोई बेईमानी करूं ना इस वक्त करते हुए, तो मैं गालियां खाने की जरूरत है मुझे आपके प्रोग्राम? बिल्कुल नहीं, कोई किसी को गाली देनी। आई शुड बी वेरी मच स्ट्रेट इन टेलिंग यू ऑल द स्ट्रेट थिंग्स। तो बताएं। हमारा इशू अवसार भाई बद इंतजामी और ढांचे के अंदर कमजोरी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी प्ले करती है विद द पॉलिटिशियंस और असल हकाइक को छुपाती है। और फिर हुआ पता क्या, इसी अस्पताल का, अच्छा आपने पूछ लिया, उन दोनों अस्पतालों से कहा यह जा रहा है अरबों रुपए की चोरी भी हो। अच्छा चलें, मैं आपसे एक और मुश्किल सवाल इजाजत से, क्योंकि डर लगता है आप कर सकते, आप बड़े आदमी हैं, बड़े नहीं, मैं फकीर आदमी, तो फकीरों से तो और ज्यादा डर लगता है कि फूक ही ना मार दें। तो पहले ही हम जादूगर और बहुत सारे मुख्ताज। नहीं, फकीरी और चीज है, जादूगरी बिल्कुल और चीज है, बल्कि जादू से बचती ही फकीरी है। अच्छा चले, फकीर हो सकता है फकीरों को भी कोई जादू का तजर्बा हुआ और फकीर बच गए। नहीं, बड़े तजर्बे फकर की वजह से, बड़े तजर्बे। मुझे ये बताएं कि ये बात आप मान गए कि इंतजामी मामला है, तो ठीक किसने कहा, मतलब आपने कहा ये इंतजामी, मुझे ये सख्त सवाल करने लगा हूं। प्लीज बिल्कुल। आपने कहा कि जी इंतजामिया सियासतदानों को ऐसे फंसा लेती है, इतने काके मुन्ने हैं सियासतदान? नहीं, फिर जिम्मेदारी लेना, सियासतदान कॉम्प्रोमाइज कैसे? जब आप एक पोजीशन पे बैठते हैं जाके, सियासतदान, तो आपको कोई कैसे नुकेल डाल के फिराता है इधर से? मैंने ना कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट चलाई है, सियासतदान कॉम्प्रोमाइज्ड है। सियासतदान आप अहलियत के आगे नहीं लेके आते, पार्टीज कमजोर है। कौन नहीं लेके आते? मैं उसी पे आ रहा हूं, पार्टीज कमजोर है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो नाम है ये पार्टीज कमजोर हैं, इनमें शख्सियात मजबूत हैं। यहां पर तरजीह है पैसा, यहां पर तरजीह है कनेक्टिविटी, यहां पर तरजीह है कौन कितना डीपली रूटेड है, कौन कितना राजी करता है। अहलियत की बुनियाद पर जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज ने आगे आना शुरू किया, एमक्यूएम को मैं एक दाद देता हूं, एमक्यूएम ने एक टाइम पे अहलियत की बुनियाद पर लोगों को लाया और उस पार्टी ने कमाल कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रो होना, पॉलिटिकल एक्सीलेंस की तरफ जाना सबसे बड़ी चीज मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। एक वक्त में वो डॉक्टर्स लेके आए और वो डॉक्टर ऐसे थे कि फिर वो बोरी बंद लाशें मिलना शुरू हुई। ये उन्होंने ऐसा है कि नया तरीका, तो हम किसी पे एतबार नहीं कर सकते, ना जागीरदार पे, ना ताजर पे, ना दुकानदार पे, ना पढ़े लिखे पे, ना सहाफ़ी पे, ना रिटायर्ड जज पे। जो भी सियासत में आता है वो आके ये कहना शुरू कर देता है जो आप कह रहे हैं। तो फिर अवाम क्या करे? आपने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी ये सिस्टम नहीं चल सकता, और लाने वाले जो हैं वो उनको तो ऐसे लोग अगर हैं सियासत में और ऐसे ही आते हैं तो फिर हम ना ही समझें, अवाम ना ही समझे, बेहतरी नहीं आएगी। सिस्टम को तो चलाना पड़ेगा, यानी आपने सिस्टम तो चलाना है, मिल के चलाना है, आपने आपके इदारों ने आपने मिल के चलाना है। ठीक है। क्या रास्ता है मौजूद आगे जब बढ़ने का? हाँ है, कुछ कड़वे घूंट आपको भरने पड़ेंगे। जजा सजा नहीं है यहां पर, कोई किसी से बड़ा जुर्म हो जाए। मैं एक और भी बात करता हूं कि मुल्क के अंदर इश्यूज तो पहले भी थे। अनफॉर्चुनेटली जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई ना, तो जो बोरियां रह गई थी ना इश्यूज की, वो सारी खोल के चला गया।
अब ये जो जो कहते एक अब इतने इश्यूज हैं, इनको हल करने के लिए बहुत बड़ी डेडिकेशन जो स्टार्ट है कि आपने मुल्क को दुनिया में अपना नाम मनवा लिया है। ठीक है। अपनी फिक्र अपनी इस आवाम को, ये जो पेट्रोल की प्राइसेस अभी आप हुई है ना, इस बेचैनी आप कैसे करेंगे कवर, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौम होनी। बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि आप हुकूमत में होने के बावजूद हुकूमत की इस पॉलिसी को ऑन नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब हमसे बात करने का। तो बात यही है कि मुल्क को खाना है कि चलाना है, ये फैसला करना है हमारी रूलिंग इलीट ने, और अगर चलाना है तो फिर कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे, मीठे नवाले नहीं खाते रहना, वरना ये मुल्क चलेगा नहीं। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का। हमारा आज का एडिटोरियल है चोरी दा कपड़ा दे लाठियां दे गज। पंजाबी का एक मुहावरा है और हम आपको बताएंगे कि बुरी मनसूबाबंदी और अवामी पैसे का ज़िया कैसे होता है। महकमा आबपाशी सिंध ने एक मनसूबा बनाया RBOD, जो उसका नाम है राइट बैंक आउट फॉल ड्रेन। ये सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला से और मंचर झील से नुकसानदेह पानी को उठा के इसने बहिरा अरब में फेंकना था। 25 साल पहले ये मनसूबा शुरू हुआ 2001 में। 25 साल गुजरने के बाद 40 अरब रुपया खर्च करने के बाद अचानक सिंध हुकूमत को पता चला कि इसके रास्ते में तो दरिया सिंध आता है। ये हम दरिया सिंध से कैसे दरिया सिंध के बीच में से एक नहर कैसे गुजारी जाएगी, ये 25 साल बाद 40 अरब रुपया खर्च करने के बाद समझ आई। अब मैं इसको अपने सर को दीवार में मारूं या क्या करूं? ये हालात है हमारे, और अब इस पे 62 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया गया था। सेनेट की कायमा कमेटी को बताया गया कि 300 अरब रुपया इस मंसूबे पे लगेगा तो ये मुकम्मल हो सकता है। इसलिए हुकूमत ने फैसला किया कि वापडा ने हमें इसके लिए रीट्रीटमेंट प्लांट देना था, वो नहीं दिया, और ये 40 अरब लग चुका है। आगे दरिया सिंध है, अचानक हमें पता चला है कि वो आ गया है, उसमें से गुजर नहीं सकती, उसके ऊपर से भी नहीं गुजर सकती, तो ना नीचे से गुजर सकती है। इसलिए इस मंसूबे को हम बंद कर देते हैं। 40 अरब रुपया किधर गया? यहाँ वो मुहावरा बना था, चोरी दा कपड़ा ते लाठियां दे गज, कि जब कपड़ा चोरी का हो ना तो फिर चोर आपस में जब उसको बांटते हैं तो वो गजों के हिसाब से नहीं नापते, वो लाठियों के हिसाब से नापते हैं। जिसकी जितनी लाठियां उसकी उतनी भैंसें। अल्लाह खैर से आपका और मेरा पैसा गया। इसी तरह का एक नीलम जेलम मंसूबा था जिसमें पिछले 20-25 साल में तमाम हुकूमतों ने खाया। 550 अरब रुपया उस पर लग चुका है, और वो मंसूबा आज जिसने 900 मेगावाट बिजली पैदा करनी थी वो भी बंद पड़ा है पिछले 1 साल से। आपने कभी मीडिया में खबर सुनी, किसी से सुना, कोई पकड़ा गया, किसी को सजा हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि चोरी का कपड़ा ते लाठियां दे गज। गुड नाइट एंड खुदा हाफिज।